तो इस चैप्टर से हम लोग कुछ स्टिमुलेंट एंड सेंसिटिविटी से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे। तो इस चैप्टर में जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है और जो फैक्ट्स है वो एक मैं डिस्प्ले के ज़रिए आपको शो कर रहा हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे वॉइस में ये चल रही है। तो इस एक्सप्लेनेशन में जो आपके स्क्रीन पर पेज शो हो रहा है उसे मैं रीड करता जाऊंगा और उसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। इसमें यह कहा गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरनमेंट में या एनवायरनमेंट को रिएक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। द रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर कॉल्ड स्टिमुलाई। और एक चीज़ और मैं कहूँ स्टूडेंट, मैं ट्रांसलेट करके आपको नहीं ये समझा रहा हूँ, मैं बस इसको एक्सप्रेस अपने तरीके से करके आप लोगों को ये बताता चलूँगा। तो इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिजिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स जैसे जिसे हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करता है या फिर रिएक्ट करता है। ये स्टिमुलाई लाइट हो सकते हैं, हीट हो सकते हैं, कोल्ड एंड प्रेशर हो सकते हैं या फिर वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी करता है कि वो किस तरह से उसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो आते हैं प्लांट के बारे में। इसमें बताया गया प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, यानी प्लांट्स जो है वो लाइट के टुवर्ड्स बेंड कर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है वो लाइट के टुवर्ड्स आप नोटिस करेंगे, है ना। तो आगे इसमें दिया गया है, अमीबा मूव टुवर्ड्स फूड एंड टेंड टू एग्रीगेट इन मॉडरेटली वार्म वाटर। इसमें ये देखा गया कि अमीबा की मूवमेंट जो देखी जाती है वो फूड की ओर देखी जाती है और वो गर्म पानी की ओर। तो इस तरीके से कुछ और भी एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं। क्योंकि अब एक एक एग्जांपल दूंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा। आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले किया जा रहा है उसे आप रीड भी कर सकते हैं और मेरी आवाज़ में आप उसको समझ भी सकते हैं। तो आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। अमीबा एंड अदर प्रोटोजोआ अवॉइड मैकेनिकल ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। इसमें यह मतलब हुआ कि कोई भी प्रोटोजोआ हो या फिर अमीबा हो और वो उसकी एक खासियत होती है कि कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्टेकल्स जो होता है उसको वो अवॉइड करता है, मतलब वो उससे वो दूर भागता है। आप कोई अड़चन दीजिएगा उसके रास्ते में तो वो उससे दूर भागेगा। अनलाइक एनिमल्स मोस्ट प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल स्ट्रक्चर्स। जानवरों की तरह प्लांट में कोई विशेष उसकी बनावट नहीं होती है। तो इसमें मोस्ट प्लांट डू नॉट, ये कहा गया मोस्ट प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लांट में किसी भी प्रकार की कोई खास बनावट नहीं पाई जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जैसे आपके हाथ यदि किसी गर्म चीज़ों को टच करती है तो आप उसकी प्रतिक्रिया आप तुरंत दिखाते हैं, या तो बचने के ख्याल से कि आपके हाथ जल जाएंगे तो आप उसके अगेंस्ट अपनी प्रतिक्रिया शो करते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्ड फेनोमेना होती है। तो ये रिस्पॉन्ड फेनोमेना हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत स्टडी करते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है, किसी को नियंत्रण करना, और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई दो चीज़ है, दो फैक्टर है, उनसे सामंजस्यता फिट करनी होती है। एंड एक तरह का एक उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करते हुए आप
चलने की जो टेंडेंसी होती है उसे कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें मल्टीसेलुलर एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंजीज। स्पंजीज अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पॉलीफेरा ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टीसेलुलर एनिमल में स्पंजीज को छोड़कर, ठीक है, हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। स्पंजीज में ये जो सेल है न्यूरॉन, ये स्पंजी में नहीं पाया जाता है, बाकी जितने जीव हैं मल्टीसेलुलर के उसमें ये पाए जाते हैं। न्यूरॉन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी डिटेल्स आप 9th क्लास के कंटेंट से ले सकते हैं। A neuron or nerve cell is the structure and functional unit of the nervous system. नर्वस सिस्टम का ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है। तो नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट्स। इसका क्या काम है? तो इसका मुख्य काम होता है, पहले तो ये समझ लें कि ये नर्वस सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है या इसके साथ कौन सा पार्ट एसोसिएटेड है। तो नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स द ब्रेन, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। और रिसीव करने कहाँ का, ये किस चीज़ को रिसीव करेगा? तो फ्रॉम सराउंडिंग फैक्टर को ये रिसीव करता है और इंटरप्रेट करता है और या फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। द नर्वस सिस्टम ऑल्सो पासेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर। नर्वस सिस्टम और क्या मदद करता है कि अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर ही एक जगह के इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह वो पहुंचाने में मदद करता है। मतलब बॉडी के ही अंदर कोई इंफॉर्मेशन बनी है ना, तो उसको बॉडी के ही दूसरे किसी पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड कॉजेज सलाइवेशन। अब जैसे देखिए कि अगर आप स्मेल लेते हैं किसी चीज़ की, किसी फूड आइटम की, तो उसकी वजह से आपके टंग पे जो सलाइवेशन होता है, जो लार तैयार होता है, ये एक उसी तरीके का एग्जाम्पल है। इंटरनल सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम का एग्जाम्पल है। नर्वस सिस्टम देयरफॉर कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। द अदर ऑर्गन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड coordination of various life process is the endocrine और हार्मोनल सिस्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया इसमें, इसको ध्यान से समझिएगा। नर्वस सिस्टम जो होता है, इसीलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट फंक्शंस को वो मैनेज करता है। बॉडी के अंदर जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के फंक्शन होते हैं उसे नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है। और the other organ system for control and coordination of various life process is, और जो अदर ऑर्गन सिस्टम है हमारा, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बॉडी ऑर्गन पार्ट होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और जो हमारे लाइफ प्रोसेस का भी हिस्सा है, जो कि एंडोक्राइन और हार्मोनल सिस्टम होता है। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस की। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा स्क्रीनशॉट का। अब नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में आपको एंटर करेंगे, और उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, तो तब तक ये फर्स्ट पार्ट आप समझें, दूसरी पार्ट आपको मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने ये बताया था कि प्लांट किस तरह स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, जैसे लाइट, टच, ग्रेविटी, वाटर एट्सेट्रा। और साथ ही साथ हमने प्लांट के कुछ हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा था।
जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन etc। इस वीडियो पार्ट में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हेडिंग है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। इस पैराग्राफ के अनुसार ये बताया जा रहा है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। यानी जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, यानी किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए मल्टीसेलुलर एनिमल में न्यूरॉन एक विशिष्ट प्रकार का सेल होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में, हमने आप लोगों को बताया भी था डायग्राम के साथ, और वो किस तरह स्टिमुलस के रिस्पॉन्स करने के लिए, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए वो कौन सा प्रोसेस वो अप्लाई करता है। हमने एक चर्चा की थी उसमें सोडियम पंपिंग की, शायद आपको याद होगा। और अगर थोड़ी सी अगर आप नहीं समझ पा रहे हों तो आप थोड़ा सा 9th क्लास के कंटेंट को आप उस पार्ट वाले नोट को आप निकाल कर पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसमें दिया गया है हाइड्रा, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन हाइड्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। हाइड्रा कहा जा रहा है एक नाइडेरियन possesses nerve cells which form a nerve net in the body। यानी हाइड्रा जो कि एक नाइडेरियन ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, वो नर्व सेल पोजेस करता है विच फॉर्म अ नर्व नेट इन द बॉडी। उसके बॉडी में नर्व सेल्स नेटवर्क के फॉर्म में पाए जाते हैं। In certain animals, the nerve nets condense into nerve mass ganglion। और कुछ और भी प्रकार के एनिमल्स हैं जिसमें ये नर्व नेट जो है कंडेंस करके नर्व मास के रूप में वो पोजेस करता है, जिसको हम लोग गैंग्लियन कहते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन रेज किया जाता है, द मास ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड, याद रखना है गैंग्लियन। और दूसरी ओर दूसरा सवाल कर सकता है नर्व नेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है द गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड मिलकर या ये दोनों नर्व सिस्टम तैयार करते हैं। इन हायर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स वाले कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके बॉडी में गैंग्लिया या फिर नर्व कॉर्ड एक नर्वस सिस्टम के फॉर्म में होते हैं। दे हैव अ बाइलोब्ड नर्व मास द ब्रेन, और उनके बॉडी में ये नर्व जो ग्रुप में होते हैं, नर्व मास जो होते हैं वो एक बाइलोब्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि दो छोटे छोटे बॉल के आकार के रूप में पाए जाते हैं, जिनको आमतौर पे ब्रेन कहा जाता है। नर्व कॉर्ड एंड नर्व गैंग्लिया। Animals receive a variety of external informations through specialized structures। Animals receive a variety of external information through specialized structure। जितने भी एनिमल हैं वो सराउंडिंग के या एक्सटर्नल जो एनिमल्स रिसीव अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जो सामने या बाहरी किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशंस होती है स्टिमुलस की खासकर, तो वो जो रिसीव करते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है।
इसमें हमने जो भी चर्चा की है हाइड्रा की चर्चा की है और कुछ इंसेक्ट्स की चर्चा की है हमने। तो इसके एक डायग्राम को यहाँ डिस्प्ले करता हूँ और उसे समझते हैं। ये देखिए, ये एक हाइड्रा की पिक्चर है और इसमें ये बताया जा रहा है नर्व नेट ऑफ हाइड्रा किस तरह से अरेंज है। आप हाइड्रा के देख रहे हैं, माउथ है, टेंटेकल्स है, नर्व सेल्स एंड फॉर्मिंग नर्व नेट। ये हाइड्रा की पिक्चर हो गई। और अब नीचे आते हैं। ये एक खास ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो नर्व नेट एक नर्व मास के रूप में होती है जिसे हम गैंग्लियन कहते हैं। आप देख सकते हैं गैंग्लियन लिखा हुआ है। और ये ब्रेन और नर्व कॉर्ड इस तरीके से जा रही। इसे हम एक इंसेक्ट कॉकरोच के रूप में भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से नर्व अरेंज होती है और ये नर्व सराउंडिंग फैक्टर को रिसीव करने में, स्टिमुलस को रिसीव करने, स्टिमुलस के इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। तो इस वीडियो पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट जल्दी ही आपको भेजा जाएगा। तब तक इसको ठीक से अंडरस्टैंड करें और साथ ही साथ इसको क्लियर समझने के लिए आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। आप पास में एनसीईआरटी बुक या किसी हेल्प बुक को रखकर आप इसी वीडियो क्लिप को समझ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू। तो आइए अब सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है। तो इसमें है, इन प्लांट्स द कंट्रोल सिस्टम इज नॉट एज एलेबोरेट एज इन एनिमल। जिस तरह एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है उस तरह प्लांट में नहीं होती है। दे ऑल्सो डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्स कंपेरेबल टू न्यूरॉन। प्लांट में न्यूरॉन से तुलना करने लायक इस तरीके की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है प्लांट में। हावेवर प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर स्टिमुलाई। जबकि प्लांट इस तरीके के स्टिमुलाई जैसे लाइट, टच, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सभी प्रकार के स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड कर लेता है। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स आर regulated by both external and internal factors। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, ग्रोथ और मूवमेंट जो होता है प्लांट में ये रेगुलेटेड होता है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की मदद से होता है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर वर्क ना करे जैसे टेम्परेचर, वाटर, मिनरल और ये सारी चीज़ें प्लांट को ना दी जाए तो इंटरनली इन सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। तो उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ना हो जाने की वजह से वो उसकी ग्रोथ या मूवमेंट देखी ही नहीं जा सकती। ये मतलब क्लियर हो गया? तो फिर द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस। यानी प्लांट में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन संभव है जो वो दर्शाता है वो केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से दर्शाता है, जिसे हम लोग वो प्लांट हार्मोन के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग उसे फाइटो हार्मोन कहते हैं। आप लोगों को ये डिफिनेशन पूछा भी जाता है स्टूडेंट कि फाइटो हार्मोन क्या है। फाइटो हार्मोन इज सच अ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स टू रिस्पॉन्ड against the stimuli or that helps to perform in the control and coordination। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें है फाइटो हार्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स नेमली ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या फिर ABA एंड इथिलीन। तो आपको हार्मोन के नाम में आपको याद रखना है
ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और फिर एथिलीन। द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। ये एकदम बिल्कुल क्लियर है। देखिए, प्लांट की जो मूवमेंट है, अगर किसी स्टिमुलाई की टुवर्ड्स वो होती है, जैसे लाइट की टुवर्ड्स हो, ग्रेविटी की और रूट का ग्रोथ हो, है ना, इस तरीके का जो भी उसमें मूवमेंट देखा जाता है उसे हम लोग ट्रॉपिज्म कहते हैं। व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट इज इल्यूमिनेटेड बाय यूनिडायरेक्शनल लाइट, ठीक है, ये कैसा, जब प्लांट की ग्रोथ एक ही डायरेक्शन लाइट की ओर ऐसा देखा जाता हो, ठीक है, तो इट रिस्पॉन्ड्स बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी या डायरेक्शन बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे प्लांट भी अपना डायरेक्शन बदलता हुआ उस दिशा की ओर ग्रोथ करता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और अगर लाइट को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यदि प्लांट में हम देखते हैं, तो ऐसे ट्रॉपिज्म को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स शो जियोट्रॉपिज्म। रूट में जो इस तरीके की मूवमेंट देखी जाती है, क्योंकि वो ग्रेविटी की ओर मूव करता है ना, तो चूंकि वो ग्रेविटी की ओर मूव करता है, तो ऐसे ट्रॉपिज्म को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है केमोट्रॉपिज्म, इज नोन एज मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस एज सीन ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ये 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब पॉलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो वहाँ पे इंटरनली एक पॉलन ट्यूब तैयार होता है और अंत में पॉलन ग्रेन के जो केमिकल्स है या पॉलन ग्रेन फ्लावर के ओव्यूल के अंदर एंटर करता है। तो एक ये जो प्रोसेस है, ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशंस की मदद से होता है। और इसमें कौन मदद करता है, कौन सा केमिकल, तो उसे हम लोग उस तरीके के एक नए यूनिक हार्मोन की मदद से ये हो पाता है, ठीक है। इसको हम लोग साइटोकाइनिन कहते हैं, जो कि आपको दिया गया होगा, देख लेते हैं एक बार बैक में जाकर हम लोग। इसमें साइटोकाइनिन, हाँ, जैसे दिया है स्टूडेंट, देखिए साइटोकाइनिन, ठीक है। तो उस साइटोकाइनिन की मदद से वो फ्लावर में पॉलन ट्यूब तैयार होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले वो क्रिएशन होता है। तो इस तरीके के ट्रॉपिज्म को केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। मतलब सिंपल कि किसी भी केमिकल की मदद से यदि प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करता है, तो ऐसे ट्रॉपिज्म को केमोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है कि नॉन एज मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलाई एज सीन ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन सम प्लांट मूवमेंट इज नाइदर टुवर्ड्स नॉर अवे। ये जो आपको बताया गया कि केमिकल स्टिमुलस एज सीन ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये केमोट्रॉपिज्म का हो गया। नेक्स्ट है इन सम प्लांट्स मूवमेंट इज नाइदर टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। मतलब अगर ऐसा कोई मूवमेंट प्लांट में, ऐसा कई बार मूवमेंट देखा गया है, ना कि वो ना ही वो टुवर्ड्स स्टिमुलस होता है, ना ही अवे ऑफ स्टिमुलस होता है, ठीक है। तो सच मूवमेंट्स इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। ना स्टिमुलाई से अगर प्रभावित होकर ना स्टिमुलाई की ओर जाता हो और ना स्टिमुलाई के अगेंस्ट जाता हो, तो ऐसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। You must have noticed that in the touch me not plant, टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना हुआ होगा आप लोगों का। तो टच मी नॉट प्लांट में आपने ये नोटिस किया होगा कि लीव्स बेंड एंड ड्रॉप ऑन टचिंग। जैसे आप उस प्लांट के लीफ को टच करते हैं, तो उसके जितने भी लीव्स हैं वो बेंड कर जाते हैं या फिर ड्रॉप करने लगते हैं, नीचे झुक जाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। और इस तरीके का एग्जाम्पल नास्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि नास्टिक मूवमेंट के लिए एक प्लांट का एग्जाम्पल दें, तो आपको देना है टच मी नॉट प्लांट।
द सिंथेसिस एंड एक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि फाइटो हार्मोन्स का जो बनने का प्रोसेस होता है या फिर उसके फंक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है। तो फाइटो हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ सेवरल फंक्शंस इन द प्लांट्स। फाइटो हार्मोन प्लांट के अंदर बहुत सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सच एज ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावरिंग, फोटोट्रॉपिज्म। जैसे देखिए ग्रोथ ऑफ रूट होगा, स्टेम होगा या लीफ होगा, और फ्लावरिंग में होगा, और या फिर फोटोट्रॉपिज्म में होगा, या जियोट्रॉपिज्म में होगा, या फिर नास्टिक मूवमेंट में होगा, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में होगा। डोरमेंसी का मतलब होता है सुषुप्तावस्था में रहना, जैसे कोई भी चीज़ नॉन ग्रोइंग फॉर्म में रह गया हो, जैसे सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में तो इसको क्या बोल रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, यानी कि सीड जर्मिनेशन नहीं होने के अगर नेचर में चला गया है तो उसे जर्मिनेट करने में मदद करना, ठीक है, ये फाइटोहार्मोन का काम। फिर है राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, एंड स्टोमाटल मूवमेंट है, फल के पकने में या स्टोमाटल मूवमेंट में, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस में फाइटोहार्मोन काम करते हैं। फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स आर रेगुलेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट में होती है या फिर सीड जर्मिनेशन होता है वो लाइट के ड्यूरेशन पर डिपेंडेंट होता है। ए फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म, और इसीलिए इस तरीके के फेनोमेना को फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर फोटो पीरियोडिज्म बताया जाए तो आपको ये समझना है कि वो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन ऑफ लाइट जिसमें प्लांट फ्लावरिंग करता हो या फिर सीड जर्मिनेशन करता हो, तो ऐसे पीरियडिज्म को या ऐसे सर्टेन पीरियड को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इस एक्शन को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस बाय ए specialized pigment present in very small quantity called phytochrome। और इस तरीके के प्रोसेस को शो करने के लिए प्लांट एक खास तरीके का पिगमेंट इस्तेमाल करता है जिसको फाइटोक्रोम कहा जाता है। मतलब अगर फोटो पीरियोडिज्म को वो शो करेगा तो वो फाइटोक्रोम नामक पिगमेंट की मदद से करेगा। द फाइटोहार्मोन्स एंड फाइटोक्रोम्स together are involved in the control and coordination between environment and plant responses। यानी प्लांट जो होगा वो मतलब फाइटो हार्मोन और फाइटोक्रोम टुगेदर आर इन्वॉल्व, एक साथ वो इन्वॉल्व होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट रिस्पॉन्सेज। जो सराउंडिंग के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो और प्लांट के रिस्पॉन्स, है ना, साथ ही साथ ये दोनों, इन दोनों के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो प्लांट अपना परफॉर्मेंस करता है, दिखाता है, इसके लिए फाइटो हार्मोन और फाइटोक्रोम दोनों एक साथ वर्क करते हैं। तो ये था स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा, और ये ब्रीफ अकाउंट्स में ये चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट। आपको डिटेल अकाउंट्स में एक एक टर्म को कॉपी पे लिखनी है और उसकी डेफिनेशन खुद से तैयार करनी है। जैसे इसमें जितने भी बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि न्यूरॉन क्या होता है, फिर फाइटो हार्मोन क्या होता है, उसके टाइप्स नीचे दिए गए हैं उसे लिखना है, ट्रॉपिज्म क्या होता है उसके डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, फिर है फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, केमोट्रॉपिज्म क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट, फोटोपीरियोडिज्म, फाइटोक्रोम, इन सारे वर्ड्स को एक जगह नोट कर लीजिएगा और उसके डेफिनेशंस या उसके बारे में कुछ आप खुद से लिख लीजिएगा। एक टच मी नॉट प्लांट का डिटेल्स क्यों दिया गया इस बुक में, इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। फिर
इसके डिटेल अकाउंट्स में नेक्स्ट वीडियो में डालता चला जाऊंगा। पहले इंट्रोडक्टरी वे में हम लोग, तो जैसा कि हम लोग एनिमल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था एनिमल्स रिसीव, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनिमल्स रिसीव ए वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। ये आप देख लीजिए, ये सेंस ऑर्गन दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। यानी इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई भी एनिमल किसी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई भी फिजिकल फैक्टर्स जितने भी हैं, हाँ, जो रिस्पॉन्ड करने का कारण बनता है। ठीक है, जैसे चोट लग जाना तो तुरंत आपको पेन का एहसास हो जाता है, फिर लाइट ऑन होना कमरे में, आपको फील हो जाती है कि कमरे में किसी ने लाइट ऑन की। एयर ब्लो, तो एयर ब्लो करने के केस में आपको मालूम पड़ जाती है कि हवा यहाँ पे चल रही है, या कमरे में किसी ने डीओ यूज़ किया है या स्प्रे यूज़ किया है तो उसके स्मेल आपको मालूम पड़ जाती है। इस प्रकार के जितने भी आप समझ रहे होंगे फिजिकल फैक्टर्स जितने भी हैं, उनको रिसीव, उनके इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाली एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, दीज आर वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स, देयर आर वेराइटीज़ ऑफ रिसेप्टर्स लाइक फोटो रिसेप्टर्स, लाइट के लिए होता है, फोनो रिसेप्टर्स साउंड के लिए होता है, फिर ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स स्मेल के लिए होता है। आप समझ रहे होंगे ये चीज़। तो फिर आगे कंटिन्यू ये बताया जा रहा है, द रिसेप्टर्स पास इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन बाय टाइप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। इसका ये मतलब हुआ, यदि आप इन सारे फिजिकल स्टिमुलेंट के टच में जब आते हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन को नर्व जो है, न्यूरॉन जो है, वो ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये कौन सा कैटेगरी का न्यूरॉन है, तो सेंसरी न्यूरॉन है। यहाँ पे एक बात पहले क्लियर कर दें आपको, तो समझने में शायद सुविधा होगी कि न्यूरॉन के मुख्यतः अगर न्यूरॉन को वर्क के पैटर्न पे क्लासिफाई किया जाए तो सेंसरी न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि जब आप किसी स्टिमुलेंट के संपर्क में आते हैं, स्टिमुलेंट का मतलब कोई भी फिजिकल फैक्टर, जैसे आप किसी गर्म चीज़ को टच कर लीजिए, काफ़ी हॉट रॉड हो और उसको आप टच करिए तो जो आपको फील होगा हीट का, और उस हीट को ब्रेन तक पहुंचाने में, फील कराने में कि कैसा ये, कितने लेवल का हीट था, कितने डिग्री सेल्सियस का हो सकता है, बर्निंग था या वार्म था, ये जो फील कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंसरी न्यूरॉन की होती है। और फिर मोटर न्यूरॉन एक दूसरे तरीके की मोटर न्यूरॉन होती है जो उस मैसेज को, मतलब हाउ मच वार्म दैट हॉट रॉड और हाउ मच हॉट दैट रॉड, वो आपको मोटर न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफ़र कर देता है उस पर्टिकुलर पार्ट में जहां आपने टच किया था। तो आप जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि अरे हाथ को हटा लो वरना हाथ जल जाएगा या नुकसान होगा। तो वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाया है ना, ब्रेन तक पहुंचाने वाला ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाएगा स्टिमुलेंट का, या स्टिमुलेंट के इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन तक पहुंचाता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स, हमने अभी बताया, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, यानी जहाँ पे आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, जहाँ आपको फील होता है उसको इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। द इफेक्टर्स आर मेनली मसल्स एंड ग्लैंड्स। इफेक्टर्स जो होते हैं वो मसल्स होते हैं या फिर ग्लैंड होते हैं। द ब्रेन इज सेंटर फॉर द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। निश्चित रूप से आपका ब्रेन ही एक ऐसा जगह है जहाँ इन सारे फिजिकल स्टिमुलेंट को या फिजिकल स्टिमुलेंट के इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और या फिर उसको एनालाइज करता है, बताता है कि ये कैसा है या क्या है या कौन सा
स्टिमुलेंट है, सच एज दोज रिलेटेड टू हियरिंग, सुनने में, विजन, देखने में, स्मेल, सुगंध लेने में, टेस्ट, स्वाद लेने में, फिर है मूवमेंट, चलने फिरने में, फ्लाइट, भाग जाने में, एंड अदर, और बहुत सारे ऐसे मस्कुलर एक्टिविटीज़ में ये आपको मदद करता है ब्रेन, चूँकि वो इन्फॉर्मेशन देता है आपको ना, आपको बचने का। नेक्स्ट है पैराग्राफ में, वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम इज़ हाईली इवॉल्व्ड। वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रेट आपने 9th में पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, तो उसको अब देख लेंगे वर्टिब्रेट टर्म क्या है। चूँकि हम 10th की क्लास को ले रहे हैं तो बार बार छोटे छोटे टर्म पे ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं, आप थोड़ा सा देख लेंगे 9th क्लास के कंटेंट को, वो क्लियर हो जाएगा। तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम इज़ हाईली इवॉल्व, बहुत ज़्यादा वो इवॉल्व होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट में ये बटा हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग ब्रेन को कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग ब्रेन के बाद जुड़े हुए जितने नर्वस सिस्टम होती है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। The peripheral nervous system consisting of cranial, spinal and visceral nerves, cranial nerves, spinal nerves और visceral nerves। तो cranial nerves वो ब्रेन से जस्ट जो बाहर निकलेगा नर्व का बंच वो हो गया, स्पाइनल जो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ एसोसिएटेड होता है उसे स्पाइनल नर्व्स, और विसरल उससे डिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी नर्व्स होते हैं उसे विसरल नर्व्स कहते हैं। तो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन ऑफ हायर वर्टिब्रेट लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोवाइड द एबिलिटी फॉर लर्निंग एंड मेमोरी लीडिंग टू एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। बर्ड और मैमल जैसे कुछ खास ग्रुप हैं वर्टिब्रेट के, जिसकी एक खासियत होती है कि वो एक खास तरीके के फीचर्स को वो प्रोवाइड करता है, जैसे एबिलिटी फॉर लर्निंग, सीखने में, और एंड मेमोरी, याद रखने में, याददाश्त में, एंड लीडिंग टू एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, और काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन करने में सक्षम होता है। बिसाइड्स नर्वस सिस्टम हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड। नर्वस सिस्टम के अलावा हार्मोन भी इन्वॉल्व होते हैं इन सारी प्रक्रियाओं में, and in control and coordination of various functions in animals. Hormones are secreted by endocrine glands. हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा सेक्रेट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम आपको मालूम होगा स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, एड्रिनल हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इस तरीके के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और वो हार्मोन ही रिलीज करता है। इन द वर्टिब्रेट्स सेवरल हार्मोन्स आर सेक्रेटेड। वर्टिब्रेट में बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तरह तरह के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से वो सेक्रेट होते हैं, दैट रेगुलेट मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और जो ये हार्मोन है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो रेगुलेट कर दिए जाते हैं। Interaction between environment and the animal in many cases results due to the combined action of both nervous and endocrine system। इसका यह मतलब हुआ कि जो सराउंडिंग के फिजिकल फैक्टर्स हैं उनका इंटरेक्शन ये अकेला नर्वस सिस्टम से संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये नर्वस सिस्टम और आपको एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे व्हाट इज़ अ न्यूरॉन, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, व्हाट इज़ फाइटोहार्मोन्स, नेम एनी 2 फाइटोहार्मोन्स, mention the receptors for light and sound in animal। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लीजिएगा एज होमवर्क,
और नेक्स्ट अब वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो टिल देन बाय।